ऋषभ बालकनी में आ खड़ा हुआ। आज एक बार फिर उसे माँ बाबा की बहुत याद आ रही थी। वह खुद की वजह से दोस्तों का मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए तब उन्हें कुछ नहीं जताया और चुपचाप यहाँ आकर खड़ा हो गया। उसका मन भारी हो चला था, रोने को जी चाहता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर वह रोया तो उसके दोस्त समझ जाएंगे और फिर उदास हो जाएंगे। उसकी आंखें नम हो चली थीं। वैसे तो इतने सारे लोग थे उसका हर वक्त साथ देने वाले, लेकिन कभी कभी खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। वो एक खालीपन था उसकी जिंदगी में जिसे कभी भरा नहीं जा सकता था। कबीर ऋषभ के कमरे में आया तो देखा कि वह वहां नहीं था। वह लौटने को हुआ कि तभी उसे कुछ याद आया। कबीर ऋषभ के कमरे के अंदर से होते हुए बालकनी की तरफ चल पड़ा। कुछ वक्त बाद जब वह वहां पहुंचा तो ऋषभ को खड़े पाया, जो चुपचाप सा अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। कबीर आगे बढ़ उसके पास जा खड़ा हुआ। उसके आने की आहट सुन ऋषभ ने पीछे मुड़कर देखा, फिर कबीर को देख मुस्कुरा दिया, लेकिन कबीर चुपचाप उसे देखता रहा। ऋषभ वापस सीधा खड़ा हो गया। क्या हुआ? इतने प्यार से मुस्कुरा रहा था मैं, लेकिन तूने कोई जवाब ही नहीं दिया। नाराज है? कबीर, जब मेरे दोस्त की आंखों में नमी हो और वो मुझसे नजरें चुरा रहा हो तो फिर उसकी फीकी सी हंसी का जवाब मैं देना जरूरी क्यों समझता? कुछ वक्त दोनों चुप खड़े रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार ऋषभ ने चुप्पी तोड़ी। क्या तुझे कभी तेरे बाबा की याद नहीं आती? कबीर ने गहरी सांस ली। दुनिया में भला ऐसा कौन सा बेटा होगा जिसने अपने पिता को कम उम्र में खो दिया हो और अपनी माँ को छुप छुप कर उनकी यादों में रोते देखा हो, फिर भी उसे उनकी याद ना आती हो? ऋषभ, इसका मतलब तू और मैं उस कैटेगरी के इंसान हैं जो रात में अपनों को याद कर आंसू बहा लेते हैं और सुबह होते ही एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन तुझे कैसे पता चल जाता है हर बार कि मेरा मन उदास है? कबीर, दोस्त हूँ तेरा तो बहुत अच्छे से जानता हूँ तुझे। जब तू अपने आर्मी में आने के बारे में बता रहा था ना, तभी मैं समझ गया था कि तू बहुत उदास होने वाला है। ऋषभ, क्या करूँ यार, कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आती है माँ बाबा की। मैं भी तो इंसान हूँ, नहीं होता बर्दाश्त कई बार। जब सहन नहीं होता तो दर्द आंसू बनकर छलक पड़ते हैं। ऋषभ अब रुक गया। कबीर ऋषभ की तरफ मुड़ा। उसने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह चले थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह आगे बढ़ा और ऋषभ के कंधे पर हाथ रखा। उसकी भी आंखें अब अपने पापा को याद कर नम हो गईं। ऋषभ ने अब कबीर की तरफ देखा तो उसकी नम आंखें देख समझ गया कि शायद उसने अनजाने में ही कबीर के जख्म भी ताज़ा कर दिए हैं। ऋषभ ने आगे बढ़कर कबीर को गले से लगा लिया और कुछ वक्त तक चुपचाप रोता रहा। कबीर ने उसे रोका नहीं, बस मजबूती से उसे थामे रहा। वह खुद को भी संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी मंजीत के फ़ोन से परेशान सुनी बालकनी में आकर टहलने लगी। उसकी नज़र अब दोनों दोस्तों पर गई। कबीर का चेहरा उसकी तरफ था। उसे वहां देख सुनी दंग रह गई कि ऋषभ इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। अगले ही वक्त वह समझ गई कि मेजर रॉय यहाँ रहते हैं। सुनी ने सोचा कि अभी मेजर रॉय से बात कर लेती है कि वो उन पर कोई केस ना करें। यह सोचकर सुनी थोड़ा कबीर की बालकनी की तरफ आ खड़ी हुई। कबीर को जब कुछ हलचल सी महसूस हुई तो उसकी नज़र सुनी पर पड़ी। सुनी जैसे ही बोलने को हुई कि कबीर की आंखों में नमी देख चुप हो गई। पता नहीं क्यों, लेकिन मेजर रॉय को यूं मायूस देखकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। कबीर और सुनी कुछ वक्त तक एक दूसरे को देखते रहे। सुनी अपनी परेशानी के बारे में भूलकर सोच रही थी कि मेजर रॉय की आंखों में नमी की वजह क्या हो सकती है। तो वहीं कबीर समझ चुका था कि सुनी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कहा क्यों नहीं।
और वो उसे ऐसे क्यों देख रही है? कबीर को अब याद आया कि उसकी आंखें नम हैं। उसने फटाफट से अपनी नज़रें दूसरी ओर कर लीं। सुनी उसकी असहजता को भाप गई। मन तो नहीं था, लेकिन वह मायूस सी वापस लौट गई। कबीर ने अब जाती हुई सुनी को देखा और सोच में डूब गया। अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ओह, तो ये फिक्र मेजर ऋषभ रॉय के लिए थी। तब तक ऋषभ भी खुद को संभाल चुका था। वह धीरे से बोला, सॉरी यार, मैं तुझे दुखी नहीं करना चाहता था। कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तो अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। उसका जवाब ना पाकर ऋषभ उससे दूर हुआ। उसने कबीर की ओर देखा तो उसे मुस्कुराता देख हैरान सा बोला, यहाँ तेरा भाई रो रहा था और तुझे हंसी आ रही है? जा, मैं तुझसे बात नहीं करता। ऋषभ वहां से जाने लगा तो कबीर ने उसके सामने होकर कहा, चले जाना, पर पहले मेरी बात तो सुन। ऋषभ नाराज सा हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कबीर उसकी बच्चों जैसी हरकत पर हंसा। मुझे तुझसे तेजस्विनी के बारे में बात करनी है। ऋषभ अब गंभीर हो गया। तेजस्विनी के बारे में? कबीर, हाँ भाई, उसी के बारे में। ऋषभ नाराज हो गया। मुझे कुछ नहीं सुनना उस धोखेबाज लड़की के बारे में। शक्ल से तो कितनी मासूम लगती है, पर दिमाग से चालाक लोमड़ी है। तो उसके बहकावे में मत आ जाना। तुझे तो पता ही है कि कैसे मुझे बिना बात फंसा दिया अपने जाल में। कबीर, एक बार मेरी बात तो सुन ले। तू जो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। ऋषभ, मुझे सब पता है। लगता है इस बार वो तेरे साथ कोई नाटक कर रही है, मुझे समझकर। इस बार छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं बता रहा हूं पहले ही। कबीर, ऐसा कुछ भी नहीं है ऋषभ। मैं बताता हूं तुझे कि सच क्या है। कबीर ने ऋषभ को वो सारा सच कह सुनाया जो सुनी ने उसे बताया था। ऋषभ अचंभे से कबीर को देख रहा था। क्या तुझे लगता है कि वो सच बोल रही थी? कबीर, हाँ, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि वो सच बोल रही थी। उस देर रात भी तेजस्विनी ने तुझे सच बताने के लिए ही फ़ोन किया था, लेकिन तूने उसे और गलत ठहरा दिया। अब आज मौका पाकर उसने मुझे तू समझकर सब सच बताया। ऋषभ शांत सा खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। कबीर, तेजस्विनी बिल्कुल वैसी ही है जैसी दिखती है। तुझे एक बार उसकी बात तो सुन लेनी चाहिए थी। जब तक सामने वाले की बात पूरी ना पता हो, तब तक हमें उसके बारे में कोई राय या फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर उस रोज़ तूने अपने गर्म दिमाग को थोड़ा शांत रखकर बात सुनी होती तो ये बात वहीं ख़त्म हो जाती। तू खामखा उससे इतना नाराज हो गया। राशि का तरीका भले ही गलत था, पर इरादा नेक था। अगर तेरा गर्म दिमाग शांत हो जाए तो तेजस्विनी से जाकर मिल लेना और सॉरी जरूर बोल देना। उसे बता देना कि तूने उसे माफ़ कर दिया है। काफ़ी परेशान लग रही थी वह, और वैसे भी तुझे उससे मिलने के लिए ज़्यादा दूर जाने की तो ज़रूरत है ही नहीं। वो सेना सर के बगल वाले क्वार्टर में ही रहती है। ऋषभ अचंभे से कभी कबीर को तो कभी स्विनी की बालकनी की तरफ देखता। क्या स्विनी यहाँ रहती है? कबीर, स्विनी यहाँ रहती है। क्या बात है, तूने तो तेजस्विनी का नाम स्विनी कर दिया। ये भी अच्छा है। ऋषभ झेंप गया। मैं क्यों रखूँगा? उसके दोस्त बुलाते हैं उसे इस नाम से। कबीर, तू भी तो पुकार रहा है उसे स्विनी के नाम से, तो क्या तू भी उसका दोस्त है? ऋषभ हंस पड़ा। अच्छा बच्चू, तारा पर तो तेरा जोर चलता नहीं है और यहाँ मुझे तंग कर रहा है। कबीर भी हंसने लगा, फिर चुप होकर बोला, वैसे लड़की काफ़ी अच्छी है ना ऋषु। मतलब एक शैतान दिमाग इंसान की लाइफ पार्टनर बनने के सारे गुण हैं उसमें। ऋषभ उसका इशारा समझ गया और नाराज सा बोला, चाहे कुवारा मर जाऊंगा पर सुनी से शादी नहीं करूंगा। वो मेरे टाइप की लड़की नहीं है। तुझे पता है, उन दोनों लड़कियों ने मेरा नाम मेजर तूफान रखा हुआ है। अब तू ही बता कि किस एंगल से मैं तूफान दिखता हूँ। कबीर हंसी दबाते हुए बोला, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। तू तो बिल्कुल भी तूफान नहीं है।
एकदम शरीफ इंसान है। वैसे कहीं कुछ और बात तो नहीं? ऋषभ, नहीं, कोई बात नहीं। कबीर, सही है। एक बात और, तेजस्विनी को ये हम दोनों के बीच वाला जो डाउट है क्लियर कर देना कि ऋषभ तू है और मैं कबीर हूँ। किसी दिन इस चक्कर में कुछ स्यापा हुआ तो ना तारा मुझे जिंदा छोड़ेगी और ना तुझे। ऋषभ हंस पड़ा। कबीर, ज़्यादा हंसे मत, मेरे साथ साथ तेरी भी जान जाएगी, समझा? ऋषभ सोच में पड़ गया। यार बात तो तेरी सही है। कबीर, याद से तेजस्विनी से मिल लेना, कोई शरारत नहीं इस बार। ऋषभ बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, तू ना बहुत बोरिंग है कबीर, खुद तो कुछ करता है नहीं और हमें भी नहीं करने देता। कबीर, तू तो बड़ा सारी बातें मानता है मेरी। चलकर सो जा, कल सुबह जल्दी निकलना है। ऋषभ, तू जा, मैं आता हूँ। कबीर जाने लगा कि रुक गया। वैसे मेजर तूफान नाम तो अच्छा है हमारे रावण का। ऋषभ गुस्से से उसे देखने लगा। कबीर, अच्छा जा रहा हूँ रावण, मुंह मत सड़ा। कबीर अपने कमरे में चला गया, लेकिन ऋषभ काफी वक्त तक बालकनी में खड़ा स्विनी की बालकनी की तरफ देखता रहा। बाद में जाकर वह बिस्तर पर लेट गया। उधर स्विनी जब से बालकनी से वापस कमरे में आई थी तब से और ज्यादा परेशान लग रही थी। राशि, क्या हुआ? स्विनी उसके पास आ बैठी। यार वो मेजर रॉय तो सिन्हा सर के बगल वाले क्वार्टर में ही रहते हैं, हमने अभी बालकनी में देखा उनको। राशि दंग रह गई। क्या मतलब मुसीबत इतनी पास थी और हमें पता ही नहीं था? तुझे देखा उन्होंने? तूने कुछ कहा नहीं उन्हें कि जब हम दोनों ही उनसे माफी मांग चुके थे तो ये केस वगैरह का क्या चक्कर है? स्विनी, यार चाहते तो हम भी थे लेकिन बात नहीं हो पाई। राशि, उन्होंने तुझे देखा नहीं या इग्नोर करके चले गए? स्विनी, देखा भी और वहीं खड़े रहे, लेकिन वो हमें कुछ सही नहीं लगे, काफी उदास लग रहे थे, किसी ऑफिसर को गले लगाए खड़े थे। हमने उस वक्त उन्हें कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। राशि खुश होते हुए बोली, अच्छा है, चलो कोई तो है मेजर तूफान को परेशान करने वाला। हर वक्त दूसरों की बैंड बजाते हैं, कोई तो है जो इनकी बैंड बजा रहा है जिससे ये परेशान हैं। स्विनी, ऐसा नहीं बोलते, किसी की परेशानी का मजाक नहीं उड़ाते राशि। राशि, अच्छा, और वो जो हमें परेशान कर रहे हैं उसका क्या? तू कुछ ज़्यादा ही फिक्र दिखा रही है उनके लिए। अरे पहले अपनी मुसीबत का हल सोच, तब किसी और का सोचना। तू ना भोली चिड़िया ही रहना, लेकिन मैं तेरी तरह शरीफ नहीं। गुड नाइट, कहते हुए वो उठकर अपने कमरे में चली गई। राशि तो सो गई, लेकिन स्विनी को नींद नहीं आ रही थी। हुआ क्या होगा मेजर रॉय के साथ? इसी टेंशन में रात भर करवटें बदलती रही। कुछ ऐसा ही हाल ऋषभ का भी था। वह अब सोच रहा था कि खामका उस लड़की को इतना गलत समझ लिया और ऐसे परेशान किया। अगले दिन सुबह राशि और स्विनी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुईं, लेकिन दोनों के ही चेहरे उतरे हुए थे। स्विनी ने राशि के उतरे चेहरे को देखा तो मन ही मन सोचने लगी, घबराओ मत राशि, तुमने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया, इसलिए अब हमारा फर्ज बनता है कि तुम्हें इस केस वाले चक्कर से दूर रखें। सबसे पहले हमें मेजर सर से मिलना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वह तुम्हें छोड़ दें और हमें जो सज़ा देना चाहते हैं वो दे दें। वहीं राशि स्विनी के चेहरे को देखकर सोच रही थी कि बेचारी टेंशन की वजह से रात भर सो भी नहीं पाई। अगर मेजर तूफान को नहीं रोका तो इसे दिक्कत हो जाएगी। मैं कैसे भी करके उन्हें मना लूंगी कि सारी गलती मेरी है, बस एक बार उनसे मिलने का मौका मिल जाए। उधर ऋषभ भी स्विनी से मिलना चाहता था, लेकिन काम पहले था। वह तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि मंजीत आ पहुंचा। बता, आगे का क्या प्लान है तेरा? उस मोहतरमा को कैसे डराना धमकाना है? ऋषभ मुस्कुरा दिया, नहीं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसने फ़ोन कर मुझसे माफ़ी मांग ली है। बहुत डर गई थी वो, बच्चों का हवाला दिया तो मैंने भी माफ़ कर दिया। मंजीत खुश होते हुए बोला, अरे वाह,
मेरी एक ही फ़ोन कॉल से डर गई। देखा मेरी एक्टिंग का कमाल। ऋषभ, हाँ सही कहा तूने, यह सब तेरी वजह से हुआ है। थैंक्स यार। मंजीत, कोई बात नहीं, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। आगे भी कभी ज़रूरत हो तो आकर बोलना मुझे, मैं सब संभाल लूँगा। तुझे पता है मैंने माही को जय के खिलाफ भड़का दिया है, हमसे पंगा लेने चला था। इसकी कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी मैंने। मंजीत हंसते हुए वहां से चला गया। ऋषभ उसे जाते देख धीरे से बोला, पागल कहीं का। बाद में ऋषभ क्वार्टर से निकल बाकी दोस्तों के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा कि उसकी नज़र सुनी के क्वार्टर पर पड़ी। दोनों लड़कियां शायद अभी भी अंदर ही थीं। पीछे से कबीर आया और धीरे से बोला, कल तक जिस लड़की का नाम सुनना तुझे पसंद नहीं था, आज उससे मिलने को इतना बेचैन क्यों है? लगता है तेरा गुस्सा शांत हो गया। ऋषभ, मैं अभी भी नाराज हूँ उससे। वो तो कल तूने कहा था कि उसे माफ़ कर दे, इसलिए सोच रहा हूँ कि कहाँ है वो लड़की, बता दूँ कि माफ़ कर दिया है उसे। तेरी बात नहीं टाल सकता ना? कबीर, बात तो सही कह रहा है तू। चल पहले काम कर लेते हैं, फिर तू तेजस्विनी से बात कर लेना। कुछ देर बाद बाकी दोस्त भी बाहर आ गए। कबीर, देव, मंजीत मिशन से जुड़े काम के लिए चले गए और ऋषभ, जय बेस पर ही कुछ काम के लिए रुके। स्विनी, राशि दोनों हॉस्पिटल के लिए क्वार्टर से निकली। उन्होंने ऋषभ के क्वार्टर की तरफ देखा पर वो बंद था। दोनों मायूस हो हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गईं। कुछ समय बाद खबर मिली कि कुछ आतंकवादी एक इलाके में छुपे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन के लिए ऋषभ, जय और बाकी टीम मेंबर्स को अपने साथ लेकर चला गया। वहां पहुंच ऋषभ की टीम पोजीशन संभाले उस इमारत की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी जहां आतंकवादियों के छुपे होने की खबर थी। जय ऋषभ के साथ ही था। किसी भी सोल्जर का ध्यान उन पर निशाना साधे इमारत की छत पर छिपकर बैठे आतंकी पर नहीं गया। उस आतंकी ने साथ साथ आगे चल रहे जय और ऋषभ की तरफ देखा और उस ओर गोली चला दी।